हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसका नाम है वृत्तीय गति। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट है रोटेशन मोशन, घूर्णन पे। ठीक है, अगर आपको आज ये टॉपिक यहां समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से आप समझ लेते हैं इस चीज को, तो रोटेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर दिक्कत आती है तो फिर सीधी सीधी दिक्कत कहां जाती है? इसकी दिक्कत रोटेशन पे। ठीक है, तो हम इसको आज इतने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी की तुलना में रोटेशन मोशन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को हम अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए आज का जो लेक्चर है, जो कि वृत्तीय गति का बेसिक लेक्चर मैं बोल सकता हूं, इसको आज बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से इसको लेकर चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आपका? चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूं आपको समझाना चीजें। ठीक है, तो मैं भी लिख देता हूं एक बार, एक फॉर्मेलिटी तो कर ही ली जाए। ठीक है, वृत्तीय गति, या इंग्लिश में क्या कहोगे इसको आप? सर्कुलर मोशन। चलिए देखते हैं क्या होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या है? चलिए, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? तो सर्कुलर मोशन समझते हैं हम। सर्कुलर मोशन आ कहां से रहा है, कहां तक हम पहुंच रहे हैं सर्कुलर मोशन, पहले इस चीज को समझते हैं। तो कोई भी नॉर्मल गति की हम बात करते हैं, कोई भी नॉर्मल मोशन का बात करते हैं, क्या कोई गाड़ी चल रही हो, ठीक है, कोई पिंड चल रहा हो, कोई ट्रेन चल रही हो, या कुछ भी चीज चल रही हो, किधर चल रही हो। ठीक है, तो जनरल जो बात करते हैं, जनरल बात करते हैं मोशन कैसा हो सकता है, तो 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल मोशन की बात करूं, इसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, वक्रीय गति जिसको हम कहते हैं, वक्रीय गति किस प्रकार से होगी उसकी चर्चा हम करें तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, वो इस प्रकार से चल रहा है, किसी जगह पर कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, कर सकता है, बिल्कुल ऐसी गति कर सकता है। तो मैं अगर जानना चाहता हूं कि किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी समय T पर, किसी पॉइंट P पर इसका जो वेग है वो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि इसका जो वेग है बनाऊंगा इस प्रकार से। मैं यहां दिखाने वाला हूं कि यह एक पॉइंट P है, या पॉइंट P मैंने पकड़ लिया है। ठीक है, और यहां पर जो वेग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस तरफ इसका वेग होगा। अगर किसी भी समय T पर, अगर ये यहां से मान लीजिए यहां से शुरू किया है, T बराबर 0 यहां से था, T बराबर T समय पर ये P पॉइंट पे पहुंच गया है, और इस P पॉइंट पर जब ये पहुंचा है तो इसका वेग क्या है? इसका वेग है v। इसका वेग सदिश क्या है? इसका वेग सदिश है v। ठीक है, ये हमें पता चल गया, हमने मान लिया है कि यहां पर ये है, और हम जानते हैं कि इसकी स्पर्श रेखा जो होगी इस पॉइंट पर, जो इस पथ की जो स्पर्श रेखा होगी वो इस v को दिखा रही होगी, इस v को दर्शा रही होगी। और अगले ही क्षण आप जानते हो कि ये जो वेग है इसका मान बदल गया है। मान बदल गया है मतलब इसकी दिशा भी बदल रही है, हो सकता है इसका परिमाण ही बदल रहा हो, तो दोनों ही चीजें बदल रही हैं। तो अगले ही क्षण आप जानते हैं कि a बदल रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर त्वरण है, ये त्वरित गति कर रहा है। ठीक है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं। यहां पे आप देखो, यहां पर आप बनाओगे, इसकी बात बनाओगे तो वेग की दिशा बदल जाएगी, मतलब त्वरण तो है। ठीक है, और त्वरण जो है उसको मैं मान लेता हूं कुछ इस प्रकार से त्वरण इसके अंदर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से त्वरण यहां पर है। ठीक है, ये मैंने त्वरण की दिशा बना ली है, कुछ अलग कलर से बना ले ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। बहुत धीरे धीरे, बहुत आसानी से हम बिल्कुल प्यार से इन चीजों को समझते हैं। ये P पॉइंट है हमारा। ठीक है, और यहां हम मान लेते हैं कि कुछ A एक्सेलरेशन इस के पास है। ठीक है, इस पार्टिकल के पास, इस पिंड के पास कुछ A एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये हमने मान लिया, और मैं मान लेता हूं कि ये A और V के बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर। किसके बराबर है? वो थीटा के बराबर। A और V के बीच का एंगल फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि थीटा के बराबर है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि जो A एक्सेलरेशन है, क्या इस रूप में काम करेगा, क्या इस प्रकार काम करेगा कि ये अपने दो घटक कर सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जब भी होता है, एक्सेलरेशन को हम जब भी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन को, या जब हम सवाल करते हैं, 2D वाले सवाल हम जब करते थे, तो एक्सेलरेशन को हम लोग दो घटक में बांट देते थे। तो उसी को हम उसी तरह से हम यहां पर भी बांट सकते हैं। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन के दो घटक हो सकते हैं इस प्रकार से, A cos थीटा इधर हो सकता है और A sin थीटा इधर हो सकता है। ठीक है, A cos थीटा इधर हो सकता है और A sin थीटा इधर हो सकता है। ठीक है, A cos थीटा वाला घटक जो है, इसको मैं बोलता हूं कि ये घटक जिम्मेदार है। ये घटक किसके लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है इसकी गति को बढ़ाने, मतलब इसकी चाल को बढ़ाने या घटाने में। इसकी चाल को जिम्मेदार है किसके लिए? चाल घटाने या बढ़ाने के लिए। चाल को घटाने या बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं यहां पर कि जो a cos थीटा वाला घटक है वो v की दिशा में फिलहाल मैंने बनाया, विपरीत दिशा में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये v की दिशा में लग रहा है a cos थीटा, जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल लें कि अगर कोई पिंड है, कोई पार्टिकल है, वो इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v वेग से जा रहा है और उसका त्वरण भी इधर ही है, ठीक है, तो ये त्वरण सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ये त्वरण सिर्फ और सिर्फ इसकी गति को बढ़ा सकता है, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, ठीक है। जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण वेग की दिशा में या गति की दिशा में है, या एक्सेलरेशन का, त्वरण का जो घटक वेग की दिशा में है या गति की दिशा में है, वो घटक उसकी गति को, उसकी चाल को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं ए साइन थीटा की। अब ये ए साइन थीटा वाला घटक क्या कर रहा होगा? ये वाला घटक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो गया है? क्योंकि ये घटक एक ऐसा घटक है, ये घटक वो है जो इसकी दिशा को परिवर्तित कर रहा होगा, जो इस वेग की इस दिशा को परिवर्तित कर रहा होगा लगातार। आपने देखा यहां पर अगर मैं दिशा की बात करता हूं तो यहां पर दिशा कुछ ऐसे है, यहां पर दिशा की बात करता हूं तो यहां पर दिशा कुछ ऐसे है, यहां पर दिशा की बात करता हूं तो दिशा यहां पर ऐसे है। तो ये दिशा में जो परिवर्तन आ रहा है, इस वेग की दिशा में जो परिवर्तन आ रहा है या इस गति की दिशा में जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन कौन लेकर आ रहा है? ये परिवर्तन एक्सेलरेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। ये त्वरण का वाला वो घटक लेकर आ रहा है जो कि इस दिशा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये बोला है कि नेचर के अंदर दो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है उसको नेचर ने ही दो भागों में इस प्रकार से बांट दिया है, दो भागों में अलग अलग कर दिया है कि एक घटक तो उसकी चाल पे काम करता है, उसकी चाल बढ़ाने या घटाने पे काम करता है, और दूसरा घटक जो होता है, दूसरा घटक उसकी दिशा को बदलने में, वेग की दिशा को बदलने का काम करता है। वेग एक सदिश राशि है, उसका परिमाण भी होता है, उसकी दिशा भी होती है। परिमाण भी बदले तो भी एक्सेलरेशन होगा, दिशा बदले तो भी एक्सेलरेशन होगा, और दोनों ही अगर बदल रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं ये वाला घटक दिशा बदलने का काम करेगा और ये वाला घटक जो है ये किस में काम करेगा? ये वाला घटक काम करेगा इसके चाल को बदलने के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें पता चल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी लिख लो भाई, ये किसके लिए जिम्मेदार है? ए साइन थीटा, ये दिशा बदलने के लिए जिम्मेदार है, ये पिंड की दिशा बदलने के लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी क्या है कि पिंड की दिशा बदलने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल प्यार से हम इन चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास ए कॉस थीटा ए साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ए कॉस थीटा को कहां गया भाई? इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखीय घटक। स्पर्श रेखीय घटक किसका घटक? त्वरण का। कौन सा वाला? स्पर्श रेखीय घटक, ठीक है। इसको कैसे दिखाऊंगा मैं? ए टी से। टी मतलब टेंजेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं स्पर्श रेखा को? टेंजेंट, ठीक है। तो ए टी क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा स्पर्श रेखीय घटक। प्यार से समझते जाओ चीजों को, बिल्कुल धीरे धीरे। स्पर्श रेखीय घटक, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT आ गया है, ठीक है। और AT किसके बराबर आया है? AT आया है A cos थीटा के बराबर, ठीक है। त्वरण का cos थीटा वाला घटक क्या होता है? त्वरण का cos थीटा वाला घटक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये पिंड की दिशा बदलने के लिए जिम्मेदार है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसको किसे दिखाते हैं? AN से। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? अभिलंब त्वरण, ठीक है। ये इनके नाम हो गए। और यहां पे हमें क्या पता चला कि इसको क्या दिखाएंगे हम? किसे दिखाएंगे? AN से। AN क्या होता है? कौन सा? अभिलंब त्वरण, ठीक है। या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? हम नॉर्मल एक्सेलरेशन। जिसको हम दिखाएंगे AN बराबर A साइन थीटा से,
ठीक है, आप देख सकते हो किसके नॉर्मल है, किसके लंबी लंबे है, किसके परपेंडिकुलर है। ये वेग की जो गति, वेग की जो दिशा है या गति की जो दिशा है उसके परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, और ये जो है वो इस v के पैरेलल है या समांतर में लगा है, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आती है। अच्छा, यहां से ये हटा देते हैं, थोड़ा सा कुछ हटाने को है क्या हमारे पास? नहीं है, इसी पे काम करना पड़ेगा। अभी हमें डायग्राम की ज़रूरत है तो हम इसको बना रहने देते हैं। ठीक है, लाओ भाई, क्या करेंगे हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं। चलिए देखें आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या आ गया, ए टी बराबर आ गया हमारे पास ए कॉस थीटा, और ए एन बराबर आ गया हमारे पास ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से मैं देखना चाहूं कि tan थीटा किसके बराबर होगा, तो tan थीटा होगा ए एन बटे ए टी के बराबर, ए एन बटे ए टी के बराबर। ठीक है, और कुल त्वरण की बात करूं कि इसका कुल त्वरण क्या होगा, तो कुल त्वरण का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा रूट ए एन का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये कुल त्वरण की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से फॉर्मूला पता चल गया, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, कितना कितना होगा तो निकाल सकते हो आप, यहाँ से ऐसे पता कर सकते हो। अच्छा, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है इसको हम और क्या कहते हैं, इसका एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन क्या कहते हैं हम इसको, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं हम इसे, इसको सेंट्रीपिटल कहने का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब यह होता है कि यह हमेशा ही केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, केंद्रीय त्वरण हम इसको कह सकते हैं, यह हमेशा ही केंद्र की ओर लगता है। तो कौन सा केंद्र, किसका केंद्र, भाई कहां से आया केंद्र, यहां तो कोई केंद्र नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, कहां से केंद्र लग गया, तो ये लग भी रहा है इसमें, हम देख सकते हो, बनाया भी हमने साइन थीटा, तो कहां है, यहां पे तो कोई केंद्र है ही नहीं। ठीक है, तो जिस क्षण की हम बात कर रहे हैं उस क्षण पे जिस वक्र में ये पिंड चल रहा है, जिस वक्र में ये पिंड चल रहा है, तो उस वक्र को लेते हुए हम यहां पर एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल हम बना सकते हैं सर्कल। ठीक है, एक सर्कल हम यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कल हमने बनाया है, इमेजिनरी सर्कल जो हमने बनाया है, इस इमेजिनरी सर्कल का जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या मतलब त्रिज्या नहीं, जो सेंटर होगा, उस सेंटर की तरफ, उस केंद्र की ओर जो दिशा होगी, उस दिशा में जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये देखोगे यहां पर ये सेंटर कहीं यहां पर मान लेता हूं मैं। ठीक है, बहुत परफेक्ट नहीं बनाया गुलाम उससे, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये जो इधर आ रही है, ये है आपका ए साइन थीटा जो आ रहा है, वो बेसिकली बनना ऐसे चाहिए था, लेकिन हमने शुरू में सर्कल नहीं बनाया, तो अभी हम इसको ऐसा समझ लेते हैं। ये ए साइन थीटा जो आ रहा है, ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो केंद्रीय, और कौन सा केंद्र, किसका केंद्र होगा, उस सर्कल का, उस वृत्त का केंद्र, उस वृत्त का केंद्र जो कि पिंड के वक्र द्वारा तात्क्षणिक बन रहा है, वक्र द्वारा तात्क्षणिक बन रहा है, मतलब उस क्षण में जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे वृत्त। ठीक है, तात्क्षणिक बन रहा है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे दिखा सकते हैं, एसी से। सेंट्रीपिटल क्यों बोला हमने, क्योंकि केंद्र की ओर लग रहा है, एक केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, तो हमने यहां से इस वाली चीज से क्या, यहां से हमने क्या क्या सीखा है कि कोई भी वक्रीय गति अगर हो रही है तो उसके अंदर दो एक्सेलरेशन हमारे पास हो सकते हैं, और दोनों ही इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक घटक काम करता है चाल को बढ़ाने या घटाने में, ठीक है, दूसरा घटक काम करता है दिशा को बदलने में, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। अभी अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी तो अलग अलग हो सकती है ना, इनका जो मान है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब अलग अलग फॉर्मूले से क्या हम इसको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एटी जो है वो किस में काम आ रहा है, एटी काम आ रहा है इसकी चाल को बढ़ाने या घटाने में। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि एटी जो है वो डीवी बटे डीटी के बराबर होगा। यहां पर v किस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार से लिखा गया, डीवी बटे डीटी के बराबर होगा। ठीक है, तो एटी किसके बराबर आ गया, डीवी बटे डीटी का। यहां पर v क्या है, यहां पर v है चाल, क्या है, चाल, या फिर वेग का परिमाण, वेग का परिमाण चाल ही होता है ना।
तो ये चाल है या वेग का परिमाण है। तो आप देख सकते हो जो मैंने भाषा में कहा था वही मैंने गणित में लिख दिया है कि AT का जो मान है वो dv बटे dt के बराबर होगा। AV का मान जो है वो dv बटे dt के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, AC की बात करें या AN की बात करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, AC लिख लेते हैं। AC जो होगा, AR भी कई जगह लिखा जाता है, A रेडियल जो उसको दिखाते हैं हम, AC से मैं दिखाऊंगा हमेशा। तो AC जो होगा वो v² बटे आर के बराबर होगा, v² बटे आर के बराबर होगा। R क्या है यहाँ पर, R क्या है यहाँ पे, R त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, जो तात्क्षणिक सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या है, तात्क्षणिक सर्कल की त्रिज्या है, ठीक है। अब यहाँ पर तात्क्षणिक सर्कल बना है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं और जो फॉर्मूले हमने यहाँ से सीखे हैं उन सारे फॉर्मूलों को एक जगह नोट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई यहाँ पर और आपने फॉर्मूले लिख भी लिए, तो हमको यहाँ पर लिख लेते हैं एक ही जगह पर। तो क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि AT का मान जो होता है, AT जो होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा घटक होता है, cos थीटा वाला। AN जो या AC जो होता है वो कौन सा घटक होता है, A sin थीटा वाला घटक, ठीक है। tan थीटा का मान कितना होता है, AC बटे AN, AC बटे AT, ठीक है। ये फॉर्मूले या काम आएंगे आपके क्वेश्चंस करने के अंदर, ठीक है। ये टूल्स दे रहा हूं मैं आपको, ये टूल्स काम आते रहेंगे आपके पास। और AT क्या होता है, AT होता है dv बटे dt के बराबर। और AC क्या होता है, AC होता है v² बटे आर के बराबर। और कोई फॉर्मूला तो नहीं देखा हमने, हाँ एक फॉर्मूला ये देखा है, तो यहाँ देख सकते हैं। A जो होता है वो रूट AC² प्लस AT² के बराबर, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हम अभी तक देख चुके हैं। तो ये 6 फॉर्मूले बहुत काम के हैं, आपको पता होना चाहिए, टिप्स होनी चाहिए सब चीजें, मतलब आपको क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला इन द सेंस कि ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाना है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाओगे, कंसेप्ट बार बार थोड़ी ना रिवाइज करने बैठोगे पेपर में, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि AT जो है dv बटे dt के बराबर होता है, यहाँ पे v मॉड में लिखा है मतलब चाल के बराबर है। ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया हमने, इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं आगे समझते हैं चीजों को। अभी मैंने क्या बोला आपको कि तात्क्षणिक जो सर्कल बन रहा है, तात्क्षणिक जो वृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या की हम बात करते हैं, उसकी त्रिज्या की हम बात करते हैं। अभी यहां पर जो गति हो रही थी, यहां पर जो त्रिज्या है, यहां पर जो त्रिज्या है वो समान, मतलब वो बिल्कुल हमेशा बदले ही जा रही है, मतलब कहीं रुक नहीं रही है कि वो कहीं रुक रही हो या कांस्टेंट हो रही हो कहीं पर, वो हमेशा बदले जा रही है। देखिए यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं गोला बना देता हूं, यहां पर इसका गोला बना देता हूं तो त्रिज्या कुछ अलग है, ठीक है। वहीं मैं यहां पर गोला बना देता हूं तो त्रिज्या कुछ अलग है, यहां पर गोला बनाऊं तो त्रिज्या कुछ अलग होगी, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि इस पथ में हर जगह त्रिज्या अलग अलग है, हर जगह त्रिज्या अलग अलग है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा केस आ जाए, कुछ ऐसा केस हमारे पास आ जाए जहां त्रिज्या नियत हो जाए, जहां त्रिज्या नियत हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या कि त्रिज्या नियत हो जाए, त्रिज्या ना बदल रही हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ इसके बारे में। जहां त्रिज्या नियत हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कौन सी वाली गति में? ऐसा हो सकता है वृत्तीय गति में। किसमें हो सकता है? वृत्तीय गति, ठीक है। एक पिंड है जो कि यहां से मान लेते हैं कि यहां चल रहा है, P पॉइंट पर है और वो इस प्रकार से चल रहा है, यहां से P पॉइंट से घूम रहा है इधर, ठीक है। कुछ v वेग से चल रहा है, v वेग मान लेते हैं, v वेग है इसका, है ना, v वेग से चल रहा है और ये इसका सेंटर है। अगर ये इस केंद्र के मध्य घूम रहा है, इस केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, इस केंद्र पे ये घूमे जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो हमेशा ही बराबर होगी, ठीक है। यहां पर भी इसकी त्रिज्या r है, यहां पर भी इसकी त्रिज्या r है, यहां पर भी इसकी त्रिज्या r है। कहीं भी आप देख लोगे इसकी त्रिज्या जो होगी वो r के बराबर ही होगी, ठीक है। तो वृत्तीय गति हम क्या कह सकते हैं? वृत्तीय गति एक वक्रीय गति का बहुत ही अनोखा केस है, ठीक है, बहुत आसान केस है। बल्कि ये कह सकते हैं कि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अलग अलग जगह पर यहाँ पे अलग अलग त्रिज्याएं आ रही हैं, लेकिन इसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान काम है। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या बराबर है। तो वक्रीय गति का एक आसान केस, वक्रीय गति का एक आसान केस क्या है? वक्रीय गति का आसान केस क्या है? सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, ठीक है। अच्छा, आसान शब्द आ गया हमारे पास तो हमारे लिए आसान हो गया। वैसे हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है पूरे
फिजिक्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आसानी हैं, ठीक है। मुश्किल हम अपने लिए बना लेते हैं क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, बिल्कुल जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हम बिल्कुल तसल्ली से चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वक्रीय गति एक आसान केस क्या है, वृत्तीय गति। हम इसी को पढ़ना भी चाहते हैं। तो अभी तक हमने वृत्तीय गति पर सिर्फ ये चर्चा करी है कि वक्रीय गति का जो आसान केस होता है उसको हम वृत्तीय गति कैसे कहते हैं, ठीक है। आसान क्यों है, आसान इसलिए है क्योंकि इसमें त्रिज्या को हम नियत कर देते हैं। किसको नियत कर देते हैं, त्रिज्या को नियत कर देते हैं, त्रिज्या को नियत ले लेते हैं, ठीक है। चलिए वापस इस डायग्राम पर आते हैं जो डायग्राम हमने बनाया है। देखें यहाँ पर ये पी से पार्टिकल चल रहा है, पी से, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसका कुछ त्वरण है, वो कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ इसके त्वरण का मान है जो कि मैं कह देता हूँ किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। और वी और ए के बीच में जो हम एंगल लेते हैं उसको बोलते हैं कि वो थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर है, ठीक है। अब इसके दो घटक हो सकते हैं, कौन कौन से घटक हो सकता है, एक तो ए कॉस थीटा हो सकता है जो पहले हमने चर्चा करी पीछे अभी, और एक ए साइन थीटा हो सकता है जो कि केंद्र की ओर दिखा रखा है, ठीक है। ए कॉस थीटा हो सकता है और ए साइन थीटा हो सकता है। ए कॉस थीटा वाला घटक कौन सा है, ए कॉस थीटा वाला घटक है इसका जो चाल पे काम कर रहा है, जो उसकी चाल बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है। तो ए कॉस थीटा वाला कौन सा घटक है, एटी, जिसको हम एटी बोलते हैं, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय घटक जिसको हम बोलते हैं। और ए साइन थीटा वाला घटक कौन सा है, साइन थीटा वाला घटक है ए सी, जो इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल या केंद्रीय त्वरण भी इसको हम बोलते हैं, अभी केंद्रीय त्वरण भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास ये दो चीजें पता चल गई हैं। अच्छा, अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या केस हो सकते हैं इसके अंदर, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, इसको लिख लो AT और इसको लिख लो AC, ठीक है। ये AT के बराबर, ये AC के बराबर, ठीक है। अच्छा चलिए, अब क्या क्या हो सकता है, केस देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला केस तो क्या है, वृत्तीय गति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मस्ट चीज क्या है जो होनी ही चाहिए वृत्तीय गति के लिए, सबसे जरूरी चीज क्या है, अभिकेंद्रित त्वरण का होना। सबसे जरूरी चीज अभिकेंद्रित त्वरण का होना, यानी कि AC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, AC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। AC जीरो होने का मतलब यह है कि जो पिंड है वो सर्कल नहीं करेगा, मतलब इस सेंटर, इस केंद्र के चारों तरफ नहीं घूमेगा, उसकी दिशा, उसको दिशा बदल, मतलब देखो कैसे हो रहा है, यहां पर कुछ V है, यहां पर V है, ऐसा है, यहां पर V की दिशा इस तरफ है, यहां पर V की दिशा इस तरफ है, तो V की दिशा जो है वो हमेशा बदल रही है। और V की दिशा कौन बदलता है, अभिकेंद्रीय त्वरण बदलता है। अगर त्वरण ही नहीं रहेगा, अभिकेंद्रीय AC ही नहीं रहेगा, तो दिशा बदलने वाला कोई घटक रहा ही नहीं, तो दिशा बदलने वाला घटक नहीं रहा तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, तो AC तो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन क्या AT जीरो हो सकता है, AT को जीरो हम ले सकते हैं, तो हाँ AT जीरो अभी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि AT जीरो हो और कभी ऐसा हो सकता है कि AT जीरो ना हो। तो अब मान लें कि AT जीरो है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि AT जीरो है, इसका मतलब क्या है कि dV/dt, मतलब dV/d जो हमने लिखा था, ये V का जो हमने परिमाण लिया था, ये जीरो के बराबर है ना, ये जीरो के बराबर है। इसका मतलब यह है कि V जो है वो नियत है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V जो है वो नियत है, यानी कि चाल नियत है। क्या नियत है, चाल इसकी नियत है। चाल कैसी है इसकी, नियत, मतलब किस प्रकार चल रहा होगा पार्टिकल, नियत चाल से चल रहा होगा, नियत चाल से ये चल रहा होगा। वेग तो परिवर्तित हो रहा है, वेग की बात करते हैं, दिशा बदल रही है तो वेग तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन चाल इसके अंदर नहीं बदल रही होगी। वहीं अगर दूसरा केस में बोलता हूं कि AT जीरो के बराबर नहीं है, AT जीरो के बराबर नहीं है, तो AT जीरो के बराबर नहीं है तो क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है, या तो चाल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या तो चाल को बढ़ा सकता है या चाल को घटा सकता है, दो चीजें कर सकता है, ठीक है। तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या घटा सकता है, ठीक है। बढ़ाएगा कब, जब वेग की दिशा में हो, जब को मैंने बज लिखा है, जब वेग की दिशा में हो, जब वेग की दिशा में हो तो बढ़ाएगा, ठीक है। बढ़ाएगा कब, जब वेग की दिशा में हो, और घटाएगा कब, जब वेग के विपरीत दिशा में हो। जो तात्क्षणिक वेग है उसके विपरीत दिशा में हो तब ये घटाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास दो केस मिल गए हैं बेसिकली कि सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति के अंदर दो केस बन सकते हैं हमारे पास, जब AT 0 हो और जब AT 0 ना हो। ठीक है, जब AT 0 हो, जब AT 0 ना हो। तो पहला केस क्या बना, पहला केस बना जब AT 0 हो, ठीक है, और AC तो 0 हो ही नहीं सकता, इसको तो केस हम ले नहीं सकते, सर्कुलर मोशन हो ही नहीं, होगा ही नहीं अगर AC 0 हो जाएगा। तो यहां पर इसको क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति, इसको हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इंग्लिश में भी लिख लेंगे हम इसको भी, एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो गया, जब AT 0 नहीं हो, AT 0 ना हो। ठीक है, और AC तो 0 हो ही नहीं सकता, दोनों ही 0 ना हो। तो इस यहां पर क्या होगा, इसको असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, एक समान वृत्तीय गति शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, वो समझ में आएंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे अच्छे समझ पाएंगे चीज़ों को, है ना। उससे पहले मैं नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, तो पहले वो समझ लेते हैं क्या हैं वो चीज़ें, क्या हैं वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। देखिए भाई, चलिए करते हैं, एक समान गति हम पढ़ेंगे, एक समान वृत्तीय गति की चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं तो सर्कल तो बनाना पड़ेगा, है ना। ये हमारे पास सर्कल है और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम बोल देते हैं O 0,0। ठीक है, 0,0। मैं मानता हूं किसी भी समय t पर पार्टिकल कहीं P x, y पर है, पार्टिकल P कहीं x, y पर है। ठीक है, ये मुझे पता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी पूछूं क्या, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो दूरी है ये r के बराबर है, ये जो दूरी है ये r के बराबर है, यहां से इसके केंद्र से दूरी है ये r के बराबर है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर, ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और मैं आपसे पूछूं क्या आप x और y का मान मुझे बता सकते हो क्या, क्या आप x और y की वैल्यू मुझे बता सकते हो क्या। आप बोलोगे बिल्कुल, मैं आराम से बता सकते हैं। जो x जो होगा वो r cos थीटा i कैप के बराबर होगा और y जो होगा वो r sin थीटा j कैप के बराबर होगा। ठीक है, r cos थीटा i के बराबर होगा और y जो होगा वो r sin थीटा j कैप के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बड़ी आसानी से हमें बता सकते हैं, कोई आपको परेशानी इसके अंदर, कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर कैसे क्या किया जाए फिर। अच्छा, तो ये अगर हम कर सकते हैं ऐसा, तो इसके अंदर परेशानी क्या है। ठीक है, हम अगर मैं लिखना चाहूँ कि इसका जो r है, यानी कि इसका जो r सदिश है वो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप है। ठीक है, तो इसके अंदर परेशानी क्या है भैया, इसके अंदर हम क्यों x और y के रूप में क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि x और y के रूप में लिखा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि x और y के रूप में लिखूं, लेकिन मैं क्यों नहीं चाहता मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने लिखा है अभी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन निर्देशांक। कार्टेशियन निर्देशांक। ठीक है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसको हम कहते हैं। चलिए अच्छी बात है, कहते हैं तो कहते होंगे भाई, क्यों क्या कहते हैं, है ना। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चाह रहे हैं हम इसको यूज़ करना, है ना। अच्छा, अब एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक और निर्देशांक का मेरे पास सिस्टम है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं ध्रुवीय निर्देशांक। क्या बोलता हूं, ध्रुवीय, जो कि होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ठीक है, अच्छी बात है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम का मतलब ये है कि आपको किसी भी बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। आप एक्स और वाई के रूप में बता सकते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में, लेकिन अगर आपको पोलर के रूप में बताना हो तो पोलर के रूप में आप इसको क्या आर कॉमा थीटा बता सकते हो। पोलर किस तरह से बताए जाते हैं कि एंगल के साथ दूरी बताई जाती है कि केंद्र से जिस बिंदु से आप पता करना चाह रहे हो कि उससे उस बिंदु से कितनी दूरी है, और एक लाइन ले लें, हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं जहां पे इसको हमने जिसको इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को माना है, ठीक है, इस क्षैतिज दिशा में जो लाइन खींची जिसको माना है, वहां से कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को ले लेते हैं। तो ये एंगल और ये दूरी मुझे अगर पता चल जाए तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, ठीक है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, मैं चाहता हूं कि हम कौन सा यूज करें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या पीसीएस, जो मैं इसको लिख देता हूं कि पीसीएम यूज करें। हम क्यों यूज करें, हम पीसीएस हम क्यों यूज करना चाहते हैं पीसीएस? पीसीएस यूज करने का फायदा यह है कि यहां पर आर नियत है, ठीक है, आर नियत है। आप किसी भी बिंदु की बात करोगे पूरे ही मोशन में, यहां पर कहीं पर भी किसी भी बिंदु की आप बात करोगे, सब जगह पर आर नियत ही दिखेगा आपको, सब जगह पर आपको आर नियत ही दिखेगा। सिर्फ एक हमारे पास चर राशि हो जाएगी जो कि होगी थीटा। थीटा चर राशि है। एक्स और वाई की आप बात करते हो तो यहां पे आपके पास दो चर राशियां थी, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, यहां पर दो राशियां थी, आपको दोनों को अलग अलग देखना पड़ता। लेकिन आर और थीटा की हम बात करते हैं, यहां पर आर तो नियत हो गया, सिर्फ थीटा ही एक चर राशि है। तो पोलर कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में देखा जाए या ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में हम देखें, ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक की नजर से हम देखें, ध्रुवीय निर्देशांक की नजर से देखें तो वृत्तीय गति एक 1D गति की तरह, यानी कि एक विमीय मोशन की तरह, एक विमीय गति की तरह देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई है कि 1D गति की तरह देखा जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शानदार बात हो गई है। ठीक है, इसलिए हम चाहते थे कि इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट या फिर ध्रुवीय निर्देशांक में देखें जा सकता है। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांकों में हम इसको देखें। तो हमने जो चर राशियां बनाई हैं, जो चर राशियां हमने डिफाइन की हैं, इसके लिए सर्कुलर मोशन के लिए, वृत्तीय गति के लिए, वो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में बना ली हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों में बना ली हैं। वो क्या क्या राशियां हैं मैं उस पर चर्चा आपसे करता हूं। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा, यहां से मैं हटा देता हूं इसको, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वो क्या क्या राशियां हैं, वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली है हमारे पास डी थीटा। क्या है? डी थीटा। डी थीटा क्या है? छोटा सा विस्थापन। ठीक है, छोटा सा विस्थापन डी थीटा। कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। ठीक है, डी थीटा पे हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डी थीटा जो होता है, डी थीटा एक सदिश राशि है। डी थीटा एक सदिश राशि है। डी थीटा एक सदिश राशि है, और वहीं मैं कहता हूं कि थीटा की अगर मैं बात करता हूं, थीटा कोण की अगर बात करता हूं, तो थीटा एक अदिश राशि है। थीटा एक अदिश राशि है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थीटा कैसे होता है? आप एंगल को, आपको एंगल ऐड करना होता है तो आप कैसे ऐड करते हो? ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों का ऐड किया 30 डिग्री के बराबर हो गया। लेकिन जो डी थीटा होता है वो एक सदिश राशि होती है। और कौन सी सदिश राशि होती है? ये एक ध्रुवीय सदिश राशि होती है। कौन सी होती है? एक ध्रुवीय सदिश राशि होती है। पोलर वेक्टर या एक्सियल वेक्टर, ध्रुवीय नहीं अक्षीय, सॉरी, वो ध्रुवीय करते करते मैंने यहां भी ध्रुवीय रखी। कौन सी होती है? अक्षीय सदिश राशि होती है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक्सियल वेक्टर का मतलब समझो। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हम जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए। ऑफ ट्रैक नहीं है बेसिकली वो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए इसके लिए, है ना। ये नहीं समझ में आएगा तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको घूर्णन में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीजें यही समझा रहा हूं। तो एक्सियल का मतलब होता है, अक्षीय का मतलब होता है, अक्षीय का मतलब होता है कि अक्ष के समांतर या प्रति समांतर। तो इनकी दिशा कहां हो सकती है? इन सदिशों की दिशा कहां हो सकती है? या तो अक्ष के समांतर हो या अक्ष के प्रति समांतर हो, या तो पैरेलल हो या फिर
एंटी पैरेलल हो, ठीक है, ये दिशा हो सकती है, ठीक है। अक्ष कौन सी अक्ष हुई भाई, यहां पे देखो अक्ष कौन सी हुई, अक्ष हुई ये जो केंद्र से निकल रही है, जो लाइन केंद्र से निकल रही है उसको हम बोलते हैं अक्ष, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इसकी अक्ष। जो केंद्र से लाइन निकल रही है उसको हम बोलेंगे इसकी अक्ष, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर लाइन के पैरेलल हुआ तो हम उसको बोलेंगे समांतर, और लाइन के एंटी पैरेलल हुआ तो उसको हम बोलेंगे प्रति समांतर। कैसे होगा, क्यों होगा, उसको हम चर्चा अभी करते हैं, ठीक है। अब डी थीटा की हमने बात करी कि डी थीटा एक सदिश राशि है, तो डी थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, हमने एक कन्वेंशन बना लिया है, ये हमने मान लिया है, ये हमने गांठ बांध ली है, ठीक है। हमें बड़ों ने बता दिया है कि ऐसा होता है तो हमने मान लिया है। क्या मान लिया है, बड़े बूढ़ों ने क्या बताया हमें कि अगर क्लॉकवाइज आप चलते हो, जिस प्रकार से घड़ी चलती है, अगर कोई क्लॉकवाइज चल रहा है, कोई पिंड क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, घड़ी की दिशा में, तो इसको हम लेते हैं किधर, इसको हम लेते हैं अंदर की तरफ। तो जो अक्षीय सदिश है उसकी दिशा होगी अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, जैसे घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसकी दिशा होगी बाहर की तरफ, ठीक है। कैसे निकालोगे आप इसको, अपना सीधे हाथ से देखोगे इसको, ठीक है। अगर क्लॉक कैसे चलती है, इस तरफ चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है घड़ी। अगर ऐसे चलती है तो आप अपनी उंगलियों को क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाओगे, इस डायरेक्शन में घुमाओगे, और अंगूठा जिस तरफ आपको दिखाएगा वो आपकी अक्ष की दिशा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अंदर की तरफ आप इसको बोलोगे कि अंदर की तरफ है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो बाहर की तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे, अंगूठा जिधर दिखेगा आपको वो आपको बाहर की, वो आपकी दिशा हो जाएगी, जो कि यहाँ बाहर की तरफ दिखा रही है। इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हो, भूलोगे नहीं, ठीक है। राइट हैंड लगा के आप उसको यूज कर सकते हो, बता सकते हो। अच्छा, डी थीटा की हम बात कर रहे थे कि डी थीटा एक सदिश राशि है, तो डी थीटा एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोणीय सदिश, कोणीय विस्थापन, क्या कहते हैं हम इसको, कोणीय विस्थापन। चलिए अच्छी बात है, कोणीय विस्थापन कहते हैं हम इसे, है ना। अच्छा, हमने क्या किया, हमने कोणीय विस्थापन लिया, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, हमने इसको टी के सापेक्ष इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब मान लीजिए कि ये डी थीटा चला है, यहां पर ये डी थीटा चला है, ठीक है, ये डी थीटा चला है, मान लेते हैं हम कि डी थीटा चला, कितने समय में चला, ये डी टी समय में डी थीटा चल गया है, इसको हम मान लेते हैं। मुझे पता करना है कि अगर डी थीटा बटे डी टी में निकाल लेता हूं तो मैं समझ में आ रहा है कि कितनी देर में ये कोण चला गया होगा, ये चीज मुझे यहां से मिलेगी, ठीक है। कि डी थीटा बटे डी टी से मुझे क्या पता चलेगा कि कितनी दर से ये कोण कवर किया गया होगा, कोण चला गया होगा, मुझे यहां से ये बात पता चल जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोणीय वेग, जिसको हम किससे दिखाते हैं, जिसको हम दिखाते हैं ओमेगा से। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। ओमेगा क्या है, एक कोणीय वेग है, ओमेगा को क्या कहते हैं हम, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। और ओमेगा कौन सा सदिश है, ओमेगा भी एक अक्षीय सदिश है, ओमेगा भी एक अक्षीय सदिश है। ओमेगा क्या है, अक्षीय सदिश है, ठीक है, अक्षीय सदिश है भैया, ओमेगा एक अक्षीय सदिश है, ठीक है। ये चीज हमें यहां से दिख रही है, समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, ओमेगा को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अगर ओमेगा को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी ओमेगा बटे डी टी, यानी कि ओमेगा की बदलने की दर, ठीक है, ओमेगा की बदलने की दर। ओमेगा क्या है, ओमेगा एक सदिश राशि है, ओमेगा एक सदिश, एक वेग है, मतलब एक प्रकार का वेग ही है, ठीक है। वेग के बदलने की दर क्या होती है, त्वरण होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम दिखाएंगे अल्फा से, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अगर ओमेगा बढ़ रही है, अगर ओमेगा बढ़ रही है, अल्फा इस प्रकार से लगा हुआ है कि समय के साथ ओमेगा बढ़ रही है, तो जिस दिशा में ओमेगा होगी उसी दिशा में अल्फा भी होगा, जिस दिशा में ओमेगा होगी उसी दिशा में अल्फा भी होगा। और अगर ओमेगा घट रही है,
जैसे हमने अल्फा इस प्रकार से लगाया कि ओमेगा घटने लगी, ठीक है। अगर ओमेगा घटी तो जिस दिशा में ओमेगा होगी उसकी विपरीत दिशा में अल्फा लगा होगा, ठीक है। इसको आप इससे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी दिशा कहां है, ओमेगा की दिशा कहां है, अंदर की तरफ, ठीक है। अंगूठा हमारा अंदर की तरफ आ रहा है तो अंदर की तरफ है, और उसकी जो है वेग, उसकी जो चाल है वो बढ़ती जा रही, 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 मतलब अल्फा भी कहां लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा। और वहीं अगर हम इसको यह समझें कि ओमेगा तो अंदर की तरफ है लेकिन धीरे 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 चल रहा है, उसकी चाल कम होती जा रही, चाल उसकी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, मतलब यह है इसका कि अल्फा जो है वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो अल्फा ओमेगा के अगर पैरेलल लग रहा है, ठीक है, तो ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा के अगर पैरेलल, एंटी पैरेलल लग रहा है, ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब विपरीत दिशा में, ओमेगा के विपरीत अल्फा है, ठीक है, तो ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये चीज हमें यहां से समझ में आती है। चलिए ये बातें हुई, ये हमने बातें करी, तो हमने तीन हमने राशियां डिफाइन करी हैं, डी थीटा कोणीय विस्थापन, ओमेगा कोणीय वेग, और अल्फा कोणीय त्वरण, ठीक है। ये तीनों को हमने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, कौन से निर्देशांक में, ध्रुवीय निर्देशांकों में, ध्रुवीय निर्देशांकों में हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं हम कि ये जो पार्टिकल है, जो पिंड है, चल कैसे रहा है, ये चल तो अपना 2D मोशन ही कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये हमने ध्रुवीय उसमें डिफाइन तो कर दिया, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो एक 2D मोशन ही तो कर रहा है ना बेसिकली, जो हमने स्टार्टिंग सीखते हुए आए थे। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि ये ध्रुवीय जो निर्देशांक हैं और जो कार्टेशियन निर्देशांक आए थे, इन दोनों के अंदर रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ संबंध आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लो, इसको समझ लो चीजों को, फिर आगे देखते हैं हम कि क्या उनके बीच में संबंध होगा। तो टॉपिक आप डाल लो, रेखीय और कोणीय चर राशियों में संबंध, रेखीय और कोणीय चर राशियों में संबंध, ठीक है। वृत्तीय गति में रेखीय और कोणीय राशियों में संबंध, ठीक है। अच्छे समझते हैं हम इसको। काफी बुरा गोला बनाया क्या? चलो अच्छा बनाते हैं। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो इससे काम चल जाएगा थोड़ा सा। चलिए अब आप इससे काम चला लें, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना, और मान लेते हैं कि हम पी पॉइंट है, पी पर यहाँ पर हैं हम, ठीक है, किसी समय पर यहाँ पर हैं, और ये एंगल थीटा हम चल चुके हैं, थीटा पर हैं, और थीटा चलने के बाद हम कुछ डी थीटा और चलना चाहते हैं, किस दिशा में, ऐसे, ठीक है। किस दिशा में चलना चाहते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं, ठीक है। और ये कितना हम चल लेंगे, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कितनी दूरी हम चल लेंगे, ये हम चल लेंगे ds, कितना हम चल रहे हैं, ds हम चल लेंगे, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। दोनों ही त्रिज्या हमने बना ली है, ठीक है। ये चीज़ हम समझते हैं। अच्छा चलो भाई, देखो भाई, अच्छा गणित में जाते हैं। थोड़ा सा गणित में देखा होगा आपने, सुना होगा, बातें आपने ये सुनी होंगी कि अगर इस तरह से कोई आर्क है, ठीक है, और ये एंगल है, और ये आर्क है, ये थीटा है, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये आर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है। तो जो आर्क होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क किसके बराबर होता है, आर्क होता है आपका कोण थीटा और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स से हमने ये चीज़ उठाई है, मैथमेटिक्स से हमने चीज़ उठाई। मैथमेटिक्स का मतलब सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कल बनता है तो ऐसे होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से हम ये उठाते हैं और इस छोटे से के लिए बात करते हैं, इस छोटे से के लिए बात करते हैं। ये जो छोटा सा हमने यहाँ पर बनाया है, इसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत छोटा सा विस्थापन है, बहुत छोटा सा विस्थापन है। इस छोटे से विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो क्या ये ds जो है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है, ऐसे लिख लो। ds जो है किसके बराबर होगा, r और d थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। ds जो है वो r और d थीटा के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ से ये चीज़ें हमें दिख रही हैं, सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आ गया, ds = r d थीटा, ठीक है। ये हमें आता भी है, इसको याद रखने की क्या जरूरत है, ये तो हमें पता है, सर्कल में ऐसा होती है चीज़, सर्कल में ऐसे बनता है, तो हमें ये चीज़ें आती हैं, समझ में आता है हमें, ठीक है।
लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि ds एक सदिश राशि है तो यहां पर r और थीटा के बीच में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वाला रूल लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि। अगर तीनों सदिश राशियां हैं और दो सदिश राशियों का योग या गुणनफल सदिश के बराबर आ रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि इनके बीच में सदिश गुणनफल होगा, यानी कि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो मैंने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है ds या तो इसके बराबर हो सकता है या d थीटा क्रॉस r के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये थोड़ी पता चला कि किसका किससे होगा, ठीक है, r d थीटा होगा या d थीटा क्रॉस r होगा, ठीक है। ये तो हमने अपने विवेक से पता कर लिया कि ऐसा होगा, लेकिन कितना होगा ये कैसे बता पाएंगे यार, ये कैसे पता चले, ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, हम इस डायग्राम का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा आप देखो मोशन किस तरफ है, ds किस तरफ है, ds है आपका एंटी क्लॉकवाइज, गति किस तरफ हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अंगूठा आपका किधर आना चाहिए, बाहर की ओर आना चाहिए, ठीक है। गति के अनुसार अंगूठा बाहर की ओर आना चाहिए, अंगूठा बाहर की ओर, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सिस हो गया वो कौन सा हो गया, बाहर की ओर वाला एक्सिस हमारे पास हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूं r क्रॉस डी थीटा को देखता हूं, चेक करता हूं r क्रॉस डी थीटा कितना आएगा, ठीक है। अब यार देखो डी थीटा r इधर है और डी थीटा इधर है, आपका r इधर है और डी थीटा इधर है, डी थीटा इधर है। क्या लिखा मैंने, ऐसे ना बनाओ, इसको गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। r इधर है और d थीटा इधर, तो r क्रॉस d थीटा अगर आप करते हो, r क्रॉस d थीटा अगर आप करते हो तो r क्रॉस d थीटा में आपका जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, जो कि बाहर की तरफ आना चाहिए था। तो इसलिए r क्रॉस d थीटा जो होगा वो हमें नहीं लेना है, ये हमारे लिए गलत हो जाएगा, हमारे लिए गलत साबित होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं डी थीटा क्रॉस आर की, तो डी थीटा क्रॉस आर की मैं बात करता हूं तो डी थीटा क्रॉस आर जो होगा वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि डीएस जो होगा वो डी थीटा क्रॉस आर के बराबर होगा, ठीक है। तो डीएस जो होगा वो डीएस वेक्टर जो होगा वो डीएस सदिश जो होगा वो डी थीटा क्रॉस आर के बराबर होगा, ठीक है। यहां से ये चीज हमें समझ में आती है और ये चीज हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। तो डीएस जो होगा किसी और होगा डी थीटा क्रॉस आर के बराबर आ जाएगा। चलो अब आगे की चीज़ें करते हैं, आगे की चीज़ें करें, क्या करें हम इसको, ds को क्या करें, इसका अवकलन कर दो। चलो मैं बोलता हूँ आप इसका अवकलन करके देखो क्या हो रहा है। तो ds बटे dt किसके बराबर होगा, ds बटे डी थीटा बटे dt क्रॉस r के बराबर। ds बटे dt क्या होता है, रेखीय सदिश है, रेखीय सदिश में s का अवकलन किसके बराबर आएगा, s का अवकलन आएगा v के बराबर, ठीक है, जो कि ये वेग है, रेखीय वेग है, ठीक है, और इसको लीनियर वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं हम, और ये ओमेगा के बराबर होगा, ये हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, और ये ओमेगा क्रॉस के बराबर r के बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, ये फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अच्छे सुना होगा। अच्छा इसको एक और बार अगर मैं अवकलन कर दूं इसका, तो dv बटे dt क्या होगा, ये होगा आपका डी ओमेगा बटे डी टी क्रॉस आर। अब आर तो एक नियत राशि है तो आर का अवकलन करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 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 क्या, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन ए बराबर डी ओमेगा बटे डी टी, डी ओमेगा कौन सा ओमेगा, डी ओमेगा कौन सा ओमेगा, ये क्या हो जाएगा अल्फा बना देगा, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है भैया, ये है आपका ए टी, कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है आपका, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आपका, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ए टी के बराबर होगा। अच्छा इसमें अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो 90 डिग्री के बराबर एंगल होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा हमें, ये डी थीटा इंटू क्रॉस आर था तो डी थीटा इंटू आर साइन 90 हो जाएगा, है ना। तो डी एस किसके बराबर आ जाएगा, डी एस आपके पास आ जाएगा आर डी थीटा के बराबर, ठीक है। ये हम फॉर्मूले सुनते हुए आते हैं, यहाँ से आप करोगे तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा के बराबर आएगा, है ना, ये आपके पास आर ओमेगा के बराबर आ गया, और ए टी किसके बराबर आएगा, ए टी आपका एल्फा आर एल्फा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपने सुने होंगे, ठीक है। तो याद रख लो इनको, याद वैसे भी होंगे आपको, है ना, ये वाले फॉर्मूले तो याद रख लो आप इनको, ठीक है। ये सब चर्चा हमने करी। अच्छा अब हम आते हैं, या मैं एक्सियल वेक्टर समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा कार्यक्रम किया था, या फिर मैंने रिलेशन भी बता दिया आपको कि रेखीय और कोणीय चर राशियों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, बिल्कुल अच्छे समझ लिया आपने वो कैसे कैसे आते हैं, कहाँ से एंगल हम कहाँ किस दिशा में हम लेते हैं पॉजिटिव, किस दिशा में नहीं, सब चीज़ आपने समझ ली है, ठीक है। हाँ तो भाई अब देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो ध्रुवीय निर्देशांक हैं,
ध्रुवीय निर्देशांक जो हमारे पास हैं उन पे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी ध्रुवीय निर्देशांकों पे चर्चा करते हैं। क्या क्या है भाई इसके अंदर? हम बोल देते हैं कि हमारे पास डी थीटा है, ओमेगा है और अल्फा है, ठीक है। इन पे हम चर्चा कर रहे हैं और हम चर्चा भी वो करना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ ध्रुवीय निर्देशांक की बात करें और वो भी तब करें जब अल्फा नियत हो। क्या हो? अल्फा का मान नियत हो। अल्फा का मान नियत हो। चलिए, अल्फा का मान नियत है तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या करना चाहते हैं हम इसके अंदर, क्या हम इसके अंदर चर्चा करना चाहते हैं? हम जानते हैं कि ये जो अल्फ़ा होता है, ये जो अल्फ़ा होता है वो डी ओमेगा बटे डी टी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक सर्कुलर मोशन बना लूँ, मैं बोल दूँ कि इस सर्कल में मोशन हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, इस समय पर इसका जो यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है। और यहाँ पर इस समय जिसका जो ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट के बराबर है, ओमेगा 0 के बराबर है। और यहाँ पर इसका ओमेगा हो गया है ओमेगा, और इसने कितना चल लिया है? इसने चल लिया है थीटा, ठीक है। या डी थीटा मान लो, डी थीटा चल लिया, जो भी चल रहा है थीटा चल लिया, हम थीटा मान लेते हैं, 0 से 3 चला है। और इस कार्यक्रम करने में इसको समय लगा है टी, ठीक है। और अल्फा यहाँ पर नियत हमने ले लिया, तो अल्फा को हम क्या बोलेंगे? डी ओमेगा बटे डी टी के बराबर ये है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इसको तो ले जाते हैं, तो अल्फा डी टी बराबर डी ओमेगा के होगा, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ अगर मैं समाकलन कर दूं तो क्या बोल सकता हूं कि 0 समय में टी बराबर 0 पर ओमेगा था ओमेगा नॉट, ठीक है। और टी बराबर टी समय में ओमेगा मान हो गया ओमेगा। यहां से मुझे क्या मिला? अल्फा टी बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, जहां से बोल सकता हूं कि ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर आ गया। v बराबर u प्लस ए टी जैसी इक्वेशन हमारे पास मिल गई है, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी वाली इक्वेशन हमारे पास मिल गई। क्यों मिल पाई हमारे पास ये इक्वेशन? क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में या ध्रुवीय निर्देशांकों में सिर्फ एक हमारे पास चर राशि बनती है जो कि थीटा है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी भी हम तभी निकाल पाए थे जब हम एक विमेय गति वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर भी हमने इसको ऐसा मान लिया है, पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करके हमारे पास ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि मिल रही है जो कि डी थीटा है, ठीक है। इसलिए हम ये लिख पा रहे हैं, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। अच्छा, इस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? इस ओमेगा को मैं लिख सकता था डी थीटा बटे डी टी, ठीक है, जो कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर है, ठीक है। इस डी टी को ले जाओ तो डी थीटा किसके बराबर आ गया? ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, ठीक है। तो इसको फिर से समाकलन कर दो सब जगह पर यहाँ पर, तो कितना कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप 0 से थे, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे आप थीटा बराबर 0 पर थे, और टी बराबर टी पर आप कहाँ आ गए हो? टी बराबर टी पर आ गए हो, टी बराबर टी पर आ गए हो, यहाँ पे आप थीटा पर आ गए हो। तो इसका आप समाकलन करते हो तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसी इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। क्यों बन पा रही है? क्योंकि ये एक विमीय गति हो गई है। कौन से कोऑर्डिनेट्स में? ये ध्रुवीय कोऑर्डिनेट्स में एक विमीय गति की तरह हम इसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसलिए ये ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तीसरी चीज मैं क्या करने वाला हूँ आप बिल्कुल अपने आप ही समझ गए होंगे। तीसरी इक्वेशन भी निकाल पाऊंगा मैं यहाँ से, जो कि किसके बराबर होगी? यहां लिख सकता हूं मैं अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बटे डी थीटा इंटू डी थीटा बटे डी टी, इस प्रकार से लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मुझे अल्फा किसके बराबर मिलेगा? डी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होगा? ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ठीक है। डी थीटा को मैं उधर ले जाऊं तो अल्फा डी थीटा किसके बराबर आया मेरे पास? ओमेगा डी ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक है। करें इसको खुद से एक बार, कुछ नहीं करना, समाकलन करना है बस। वापस समाकलन कर देते हैं हम दोनों तरफ, इधर कर दो इधर भी कर दो, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से थीटा तक हम गए थे, और ओमेगा कहाँ से कहाँ तक हो गया था उसमें? शुरू में ओमेगा नॉट था, बाद में ओमेगा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा क्या करें भाई? अल्फा कुछ क्या गड़बड़ करी मैंने? अच्छा, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। अल्फा थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? इक्वेशन क्या बनी? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये बात हुई हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या माना था? अल्फा नियत है, तो अल्फा नियत मानने पर हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। फिर से लिख लेते हैं, आप भी अलग करके लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वैसे तो आपको याद हो ही गई होंगी, इसमें कोई भूलने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी ही हमारे पास यू इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और वो वाली इक्वेशंस थी, ठीक है। और ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2
अल्फा थीटा, ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई। ये हमने क्या क्या किया, जब ए अल्फा नियत था हमारे पास, अल्फा को हम नियत लेके चल रहे थे, अल्फा नियत नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे चीज़ों को, अल्फा नियत नहीं होगा तो हम चीज़ों को इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बिल्कुल थ्योरी है बेसिकली सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, थ्योरी वैसे इतनी ज़्यादा है नहीं। तो मैंने एक ही क्लास, आज ही क्लास में आपको कोशिश की है कि पूरी की पूरी थ्योरी कवर कर लूँ। कुछ अगर बचता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको लूँगा, बाकी फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आज यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।